गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 9, जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है। देखना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जातक कथाएं और पिटक हो जाएंगे। जैसे 3 पिटक होते हैं, जातक कथाएं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी जातक कथाएं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन के बारे में लिखा हुआ, उनके जन्मों के बारे में, है ना, पूर्ववर्ती जन्मों के बारे में। ये किस में लिखा हुआ है, जातक कथाओं में, जातक। और पिटक कितने होते हैं, पिटक 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये साहित्य का नाम होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होते हैं। तो अभिधम पिटक में क्या दिया गया है, दर्शन के बारे में, दर्शन। और सुत्त पिटक में क्या होते हैं, उनके महात्मा बुद्ध जी के उपदेश दिए हुए हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें विनय पिटक में जो इनके धार्मिक और भी आस्थाएं दी गई हैं, यानी कि आचरण से संबंधित बताया गया है, हमें आचरण व्यवहार कैसा रखना चाहिए। तो पिटक और जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं में क्या लिखा है, पूर्ववर्ती जन्मों के बारे में, किसके जन्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। और जो पिटक होते हैं वो 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल का मतलब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से शामिल नहीं था। जो साम्राज्य में शामिल नहीं था, कौन सा नहीं था, तो दक्षिण में मौर्य काल का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें दिया तमिलनाडु में नहीं था। जैसे बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बंगाल, इन सब में था। अफगानिस्तान में तो जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और वहां पर सुसीम को भी भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय का अफगानिस्तान में, जिसमें चाणक्य आचार्य हुआ करते थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, ये भी भारत के क्षेत्र में था। और बंगाल में भी साम्राज्य विस्तार था मौर्यों का, लेकिन तमिलनाडु में नहीं था। तो आंसर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। अंचल का मतलब क्षेत्र, किस अंचल का क्षेत्र प्रशासक बनाया गया था। तो वहां पर ये उज्जैनी और तक्षशिला, उज्जैनी ये मध्य क्षेत्र में पड़ेगा और तक्षशिला अफगानिस्तान में, ए और बी दोनों का ही प्रशासक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सन 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध कब हुआ, सन 1526 में, 1526। और दूसरा युद्ध हुआ था सन 1556, और तीसरा युद्ध हुआ था जो मराठों के विरुद्ध हुआ था सन 1761 में। 3 पानीपत के युद्ध में, तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। भूभाग कहां तक फैला था, देखना, उस टाइम पर जो राजधानी थी, जैसे दिल्ली और आगरा थी, तो दिल्ली और आगरा का क्षेत्र बाबर के अधीन आया था। और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का सहारा लिया था। कौन सी युद्ध नीति थी, तुलगमा युद्ध नीति। ये एक युद्ध करने की नीति थी। इसमें क्या होता था, एक गहरी खाई बना देते थे वो, और जो बीच का क्षेत्र होता था, यहाँ पर रथ और एक कोड होती थी, लेदर कोड, यहाँ पर यानी कि चमड़े की रस्सी से बांधते थे। तो सामने वाली सेना ये समझती थी कि ये तो रस्सी इन्होंने बनाई हुई है, उसको तोड़कर फिर वो खाई में गिर जाया करते थे, गहरी खाई बनाते थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये तुलगमा युद्ध नीति उज्बेक लड़ाकों से सीखी थी। उज्बेकिस्तान जैसे देश थे, वहां के लड़ाकों से सीखी थी, उज्बेकिस्तान से। तो ये क्वेश्चन है कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति कहां से सीखी थी, उज्बेकिस्तान से, यहाँ के लड़ाकों से। और जीत का कारण यही था, ये तुलगमा युद्ध नीति। तो कौन कौन सा क्षेत्र बाबर के अधीन आया था, दिल्ली और आगरा। नंबर 5, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये किसने, सोलंकी शासकों ने करवाया था, सोलंकी ने करवाया था। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है, माउंट आबू वहां पर पहाड़ी का नाम है। जैसे राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं, तो कौन सी पहाड़ियां हैं राजस्थान की है, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां भी हैं। तो ये किसने बनवाया था, सोलंकी शासकों ने। अब उनके एक मंत्री थे, तो मंत्रियों ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
छठा क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांति प्रियक निधन के लिए इसकी सहायता बनूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा है देखिएगा सन 1899 से और ये 1905 तक रहा है। इसमें बंगाल विभाजन भी किया था। तो लॉर्ड कर्जन की ऐसी इच्छा थी कि मैं उसके शांतिपूर्वक करने में उसकी सहायता करूं। और लॉर्ड कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज कहा था और इसी ने देशद्रोही संस्था भी कहा था। 3 कमेंट थे कर्जन के। 3 कमेंट कौन से? एक तो देशद्रोही संस्था, ये किसके लिए था? कांग्रेस के लिए। देशद्रोही यानी कि सेडिशन, देशद्रोही संस्था, ये किसे कहा गया? कांग्रेस को। और एक गंदी चीज कहा गया था, गंदी चीज। और एक कहा गया कि शांतिपूर्वक मरने में सहायता, शांतिपूर्वक मरने, इसकी सहायता करना चाहता था। तो कूट भाषा में ऐसा बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? देखना, जब गांधी जी यहाँ पर आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, ये आए थे 9 जनवरी और सन 1915। तो 1915 में जो स्थापना हुई थी ये साबरमती आश्रम की थी गांधी जी ने। ये जिला कौन सा आ जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम। तो नदी कौन सी थी? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे बनाया गया था ये आश्रम, है ना। तो यहाँ 1915 इसकी स्थापना हो जाएगी और गांधी जी ने यहीं से फिर दांडी यात्रा अपनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब हुई थी स्थापना? सन 1885 में। देखना, कांग्रेस से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में ही लगभग। अगर आप पिछली प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें भी काफी क्वेश्चन है कांग्रेस से। तो ये टॉपिक काफी डीपली करना पड़ेगा हमें। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और जो इसके अध्यक्ष रहे हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एलन ओक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे कांग्रेस के और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और कहां पर हुई थी? बम्बई के ग्वालियर टाइम, बम्बई, उस टाइम पर बम्बई नाम था, तो मुंबई नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो आरंभ की गई थी ये की गई थी विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1928 की अगर बात करते हैं तो इनका शासनकाल था। इन्होंने आधुनिक शिक्षा का जो माध्यम बनाया था वो अंग्रेजी बनाया था। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे ये थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इन्होंने तो प्रस्ताव यानी कि कानून तैयार किया और लागू किसने किया था? लॉर्ड विलियम क्वेंडिस बेंटिंग ने किया था। ये इन्होंने अधिनियम पारित लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सन 1919 में एक तुर्की देश है, तुर्की, जहां की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की देश को डिसेंट्रलाइज किया, यूरोप ने 2 भागों में बांटा। तो इसमें यहाँ के थे एक अहमद कमाल पाशा, यानी कि जो यहाँ के उस टाइम पर खलीफा थे। ये कौन थे? पाशा, मुस्तफा पाशा, पाशा या मुस्तफा नाम था इनका, मुस्तफा। तो इनको अपदस्थ किया गया था। इनका सहयोग करने के लिए भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जो मीटिंग थी दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी जी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन को बाद में असहयोग आंदोलन में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में मिलाया गया। और अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली में गांधी जी ने अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या किसे जोड़ता है? तो देखना, राष्ट्रीय जल मार्ग जो नदी पर है, राष्ट्रीय जल मार्ग ये कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से, इलाहाबाद, अब तो नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया कहां पर है? हल्दिया वेस्ट बंगाल में आएगा, पश्चिम बंगाल में। और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज कहां? यूपी में। तो यूपी से लगभग 1620 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। और ये कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ये गंगा नदी पर है। इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया। आंसर क्या आ जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर 1। और सादिया डुबरी, ये डुबरीगढ़ है, सादिया से उसमें असम में आएगा, यानी कि ये आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी लगभग लंबाई है 600।
तो सादिया ये कहाँ पर, और कोल्लम कोट्टापुरम ये तमिलनाडु में है। तो ये तो NW क्या है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2, और ये NW नेशनल वाटरवे नंबर 3 होता है ना। काजीकोडम ये नंबर 4 या 5 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये 3 आ जाएंगे। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ए, इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है। देखिए दूध गंगा नदी ये झेलम की सहायक नदी है। किस नदी की, झेलम। और झेलम नदी कहाँ है, झेलम की सहायक ट्राइब्यूटरी, झेलम की सहायक सहायक नदी क्या आ जाएगी, दूध गंगा। दूध गंगा झेलम की सहायक नदी यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, जो प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह है। ये उसमें है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरन का है तमिलनाडु में। ये कभी कभी टैली करने के लिए आ जाता है। चेन्नई कौन सा है, तमिलनाडु में ये भी, और कोलकाता है ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत की परमाणिक मध्यम रेखा कहां से गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये किससे गुजरती है, और देशांतर की संख्या क्या होगी, 82.5 है ना। 20 ये 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट। ये कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो मध्याह्न रेखा जहां से हम समय मेजर करते हैं, हर देश की एक ही मध्याह्न रेखा होती है, लेकिन अगर बात करते हैं हम रूस की, रूस में ये मध्याह्न रेखा कितनी है, 11, और यूएसए में इनकी संख्या कितनी है, 5, और भारत में कितनी इनकी संख्या, 1। यानी कि रूस में 11 टाइम चलते हैं, 11 समय एक साथ। जैसे मध्याह्न रेखा से किसी भी देश के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। देखना क्या होता है कि जैसे पहाड़ियां होती हैं और यहां से हमारा क्या उठता है, ये मानसून। ये समझो केरल है, यहाँ पर केरल, ये केरल की पहाड़ियां। केरल में कौन सी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां वहां पर हैं। तो इसको बोलते हैं वृष्टि प्रदेश। यहाँ से ये आएगा मानसून। जब मानसून यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वर्षा होगी। इसको केरल में आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि केरल में या दक्षिणी भारत में जो मानसून उठता है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिम दिशा से मानसून उठता है। इधर से मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून यहाँ से आएगा, और जो इधर कम वर्षा होगी तो ये जो कम वाला वर्षा है इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया। और इधर क्या आ जाएगा, वृष्टि प्रदेश। वृष्टि किसे बोलते हैं, रेन को। रेन यानी कि इधर कम होगी। तो जो दक्षिण का पठार है वो यहाँ पर स्थित है, पठार में यानी कि यहाँ पर कम होगी। तो देखना ये तो हो जाएगा उसके उन्मुख, और ये विमुख। ये तो मानसून के क्या होगा, विमुख। विमुख का मतलब उल्टी तरफ, और उन्मुख का मतलब उन्मुख, उन्मुख उसी दिशा में। तो भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। तो दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगी। जो पठार है यहाँ का दक्कन का पठार, ये विमुखी है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, नगरीय गरीबी अपशमन हेतु निम्न में कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। अपशमन का मतलब उनका उत्थान करने के लिए, जो नगरों में गरीबी होती है उसके उत्थान के लिए। नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना चलाई गई थी 1986 में, जवाहर रोजगार योजना 89 में, और 97 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके सभी आंसर हो जाएंगे। ये तीनों ही योजनाएं नगरों के रोजगार के लिए चलाई गई हैं, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए। नंबर 17, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संसाधनों को बढ़ाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, देखना घाटा क्या होता है, जब सार्वजनिक आय कम और व्यय अधिक होता है, यानी कि हमारी आय तो कम होगी और व्यय अधिक होगा। व्यय अधिक हो जाएगा। अगर हमने खर्च 100 रुपए किए हैं और आय हमारी 80 रुपए थी तो यह बराबर 20 रुपए का घाटा आ जाएगा। ये 20 रुपए का क्या होगा, घाटा। यानी कि सार्वजनिक सरकारी आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, भारत की घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो जो बीच का अंतर है उसको कम करने के लिए की जाती है। ये आंसर हमारा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट। देखना डिफिसिट क्या होता है,
अगर घाटा जो होगा वही जो आपको बताया कि हमारा व्यय तो अधिक हो जाएगा, व्यय एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, यानी कि आय के बराबर हो जाएगा। राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व इनकम, राजस्व आय के अगर ये बड़ा होता है तो उससे क्या होता है, घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। हालांकि राजकोषीय घाटे की एक और भी डेफिनेशन होती है, फिस्कल डिफिसिट, विदेशों से अर्जित आय। अगर अगर हमने विदेशों से कोई कर्ज लिया है, मान लीजिए 100 रुपये हमने ऋण लिया है, ये क्या हमने ऋण लिया है और प्लस 20 रुपए उस पर ब्याज लगेगा, ब्याज, तो इसी ये 120 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा। ये घाटा होगा हमारा, डिफिसिट होगा। और इसमें से अगर हम ये ब्याज जो होगा इसको हम पेमेंट कर देते हैं ब्याज का, अब वो क्या आ जाएगा फिर, प्राथमिक घाटा। यानी कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा होगा हमारा, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट देखिए, जैसे डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट, है ना, तो जिसके भी नाम पे होता है, पेई के नाम से, यहाँ पर हम 2 लाइन खींचते हैं, ये क्या हो जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट के लिए हम उसमें क्या बनाएंगे, क्रॉस कर देते हैं उसको, क्रॉस इस टाइप से करेंगे। तो अगर हम क्रॉस करते हैं, ये क्या, यहाँ पर एसी अकाउंट, एसी यानी कि उसी के खाते में जो जारी करने वाला है, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर उसमें अकाउंट होगा तो अकाउंट से ही कर सकते हैं हम, ठीक है जी। डिमांड ड्राफ्ट में जो क्रॉस किया जाता है, तो क्रॉस ऐसे लाइन कर देते हैं। नंबर 20, राज्य नियंत्रक उद्योगों, है ना, जिनकी मालिक सरकार होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि राज्य नियंत्रित उद्योगों किस नाम से संबोधित करते हैं? तो सार्वजनिक का मतलब सरकारी, लोक का मतलब भी सरकारी, राज्य के मतलब भी सरकारी, तो ये सभी हो जाएंगे। उपक्रम जो मान लो कंपनी या कोई उद्योग लगाते हैं, उपक्रम, अंडरटेकिंग्स, तो सार्वजनिक, लोक और राजकीय तीनों शब्द लगेंगे ये सरकार के लिए। अगर कोई चीज सरकारी यानी कि वो सार्वजनिक है, पब्लिक, और अगर लोक है तो भी पब्लिक है, सरकारी। और सरकारी को हम राज्य के भी नाम से जानते हैं, अगर राज्य सरकार उसकी मालिक है ना। तो जैसे ये होता है ना, ये एक कारखाने होते हैं जो सरकार के बड़े बड़े, यानी कि जैसे BHEL, तो BHEL के भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना, जैसे ये उत्तराखंड में बना हुआ है, इसकी केंद्र सरकार मालिक, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम है। इसको हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स आ जाएगी। तो इनके लिए हम सभी शब्द लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय रूप किससे प्रभावित है? ये कहां से लिया है, फेडरलिज्म। भारत संविधान की विशेषता फेडरलिज्म, ये लिया हमने कनाडा से, कनाडा के संविधान से। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक इतने महीने के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अगर धारा 352 लगी हुई है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर अगर 350, जिसमें क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, ये क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर ये इम्पोज है तो 6 महीने के अंतराल पर उसको बढ़ाया जा सकता है, कितना, 1 वर्ष तक। लेकिन अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तो अनिश्चित काल के लिए साइन डाई बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 महीने। हमें 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कराना पड़ेगा, यानी कि पास कराना पड़ेगा वो प्रस्ताव, तब जाके वो 1 वर्ष तक रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर उसका अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण सबसे किससे संबंधित है? देखना, वैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि मौलिक अधिकार हमारे किस परिस्थिति में बने रहेंगे, किसमें हनन हो सकता है। तो 31B हमने जब प्रथम संविधान संशोधन किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और हमने अनुच्छेद 31B जोड़ा था उसमें। तो क्या था इसमें, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, कि मौलिक अधिकार कहां पर हनन होता है और कहां पर नहीं होता, ये हमने किसमें, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं अभिशंसन से संरक्षण करता है? आर्टिकल नंबर 20 में 3 चीजें हैं, क्या क्या, कि दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्यूल पनिशमेंट, किसी को भी दोहरा संरक्षण नहीं, 2 बार नहीं, एक केस में 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा इसमें आता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्षी नहीं बनाया जा सकता।
यानी कि अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा होगा, किसी भी अपराधी को वही सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय दंड के प्रावधान लागू थे। मान लो उन्होंने 2002 में कोई अपराध किया था और सुनवाई अब हुई है, तो 2002 में जो दंड के प्रावधान थे वही सजा दी जाएगी, यानी कि जो नए नियम बने उनके तहत दी जाएगी। एक तो दोहरे दंड से संरक्षण, किसी को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, एक केस में 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन, किसी को 2 बार सजा नहीं होगी एक ही केस में, किसी को अपने विरुद्ध गवाह या साक्षी नहीं बनाया जा सकता, और किसी का दंड, ये अपराध करते समय जो दंड के प्रावधान लागू थे उन्हीं के अंतर्गत उसको दंड या सजा दी जाएगी। ये 3 है अनुच्छेद नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा इसमें, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये सब चीजें साथ साथ नोट करते रहिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। देखना मैं अपनी वीडियो में कभी नहीं बोलता, वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक, आपका टाइम बहुत कीमती है, इस चीज को समझिए आप। तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने किसके सामने दायर की जाएगी? अगर कोई आम चुनाव में, आम चुनाव का मतलब आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, ये कभी मैंगो इलेक्शन समझते, आम चुनाव जनरल इलेक्शन यानी कि जो एमपी या एमएलए के लिए होते हैं चुनाव, या एमएलसी के लिए, इनका सॉरी एमएलए, इनके लिए जो चुनाव का विवादों का निपटारा होगा, ये अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के अंतर्गत होगा। तो ये विवादों का निपटारा कहां पर होगा? निर्वाचन आयोग, आर्टिकल नंबर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि कोर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़े की जल में तोल से शायद वेट कम होगा उनका, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर, उनका वजन कम होगा। अगर तोल कर देखे तो पत्थर के टुकड़े की जल में तोल से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाती है कौन सी शर्करा पाई जाएगी? और शर्करा किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हमारी कहां होता है? कोशिका के केंद्रक में होगा। तो पेंटोज शर्करा पाई जाती है इसमें, पेंटोज डीएनए में, सॉरी। अंत्य कोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना क्या होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या होता है? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, सुसाइड पैकेट बोलते हैं इसको, सुसाइड पैकेट। ये कोशिका के अंदर होगा, CKU। तो सुसाइड पैकेट या आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली हम किसे कहेंगे? ये लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम किसका भाग होता है? कोशिका का। तो क्या है? अंत्य कोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना लाइसोसोम कहलाती है। नंबर 29, जो हार्मोन्स ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, वह क्या होता है? तो नरों में कौन सा होता है? यानी कि पुरुषों में अगर देखें टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाएगा, या और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये मतलब जब बच्चे को जन्म देती है महिला तब उत्तरदायी होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन किसमें होगा? पुरुषों में, यानी कि नर में होगा। नंबर 30, एक तत्व M1 का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक। किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है, तो M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या होगा? तो M ये हो जाएगा, अगर इसमें देखें M3, ये M2N3 आ जाएगा, M2N3। बस इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये मैं समझता हूं कि आपकी समझ आए होंगे, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। इनको आप साथ साथ नोट करते रहिए, एक्स्ट्रा जो बताते हैं उसे भी नोट करते रहिए। प्रैक्टिस मोर देन मोर, जितनी आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपका लर्निंग पावर, आपका याद करना ही काम आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप नोट करने से भी कुछ नहीं होगा, अगर उसका बार बार आप रिविजन करेंगे, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रखना है। याद करना और याद रखना बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। याद कोई भी कर सकता है, या तो 1-2 दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना, याद रखने से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।